आपने कभी चम्मच के अंदरूनी धंसे हुए हिस्से में अपना चेहरा देखा है? बस समझ लीजिए कि आपने एक अवतल दर्पण देख लिया है। अवतल दर्पण एक प्रकार का गोलाकार दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह यानी वह सतह जहां से प्रकाश टकराकर लौटता है अंदर की ओर मुड़ी हुई या धंसी हुई होती है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाली समानांतर प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर इकट्ठा करने का काम करता है। इसकी बनावट एक गुफा के मुंह जैसी होती है जहां प्रकाश अंदर जाकर एक खास जगह पर केंद्रित हो जाता है। यह समतल दर्पण से बिल्कुल अलग है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है और जिसमें हमें अपना सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब दिखता है। अवतल दर्पण को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है ध्रुव, जो दर्पण की परावर्तक सतह का बिल्कुल मध्य बिंदु होता है। फिर है वक्रता केंद्र, यह उस काल्पनिक गोले का केंद्र होता है जिसका यह दर्पण एक हिस्सा है। सोचिए कि अगर आप इस दर्पण को पूरा गोल बना दें तो उस गोले का जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र कहलाएगा। इन दोनों बिंदुओं यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। यही वह मुख्य रास्ता है जिस पर हम दर्पण से जुड़ी सारी गणनाएं और चित्र बनाते हैं। अब बात करते हैं फोकस या मुख्य फोकस की। यह अवतल दर्पण का सबसे जादुई बिंदु है। जब बहुत दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे के समानांतर होती हैं इस दर्पण पर पड़ती हैं तो वे टकराने के बाद एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित इसी बिंदु को फोकस कहते हैं। यह बिंदु हमेशा ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में होता है। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। यह दूरी दर्पण की गोलाई पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा दर्पण मुड़ा हुआ होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। संक्षेप में कहें तो अवतल दर्पण एक अंदर की ओर मुड़ा हुआ आईना है। इसका एक मध्य बिंदु, एक काल्पनिक गोले का केंद्र और इन दोनों को जोड़ने वाली एक रेखा होती है। जब समानांतर प्रकाश किरणें इस पर पड़ती हैं तो वे एक विशेष बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। ये सभी हिस्से मिलकर यह तय करते हैं कि दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, कहां और कितना बड़ा बनाएगा। अवतल दर्पण की यही खासियत इसे विज्ञान और तकनीक की दुनिया में बहुत उपयोगी बना देती है, जिसके बारे में हम आगे और विस्तार से जानेंगे। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये समझने के लिए हमें प्रकाश किरणों के व्यवहार के कुछ सरल नियमों को जानना होगा। ये नियम हमें बताते हैं कि अलग अलग दिशाओं से आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद किस रास्ते पर जाएंगी। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणों से जुड़ा है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई अवतल दर्पण पर गिरती है तो परावर्तन के बाद वह हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यह नियम ऐसा है मानो दर्पण सभी समानांतर किरणों को आदेश दे रहा हो कि टकराने के बाद तुम्हें फोकस पर ही मिलना है। दूसरा नियम पहले नियम का ठीक उल्टा है। सोचिए, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होती हुई दर्पण की ओर जाए तो क्या होगा? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। जब कोई किरण मुख्य फोकस से गुजरकर अवतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यह ऐसा है जैसे किरण ने अपना रास्ता उलट दिया हो, फोकस से आई और समानांतर होकर चली गई। यह नियम हमें दिखाता है कि प्रकाश अपने पथ को उलट भी सकता है, जिसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत भी कहते हैं। ये दोनों नियम मिलकर प्रतिबिंब बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। तीसरा नियम वक्रता केंद्र से संबंधित है। यह नियम बहुत ही सीधा और सरल है। जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और दर्पण पर पड़ती है तो वह परावर्तन के बाद बिना किसी विचलन के उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वक्रता केंद्र से आने वाली कोई भी किरण दर्पण की सतह पर 90 डिग्री के कोण पर यानी अभिलंबवत गिरती है। और हम जानते हैं कि जब प्रकाश किसी सतह पर लंबवत गिरता है तो वह उसी पथ पर वापस लौट जाता है। इसमें किरण को मुड़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। चौथा और अंतिम नियम दर्पण के ध्रुव पर आपतित होने वाली किरण के बारे में है। जब कोई प्रकाश किरण तिरछी दिशा से आकर सीधे अवतल दर्पण के ध्रुव पर टकराती है तो वह मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती हुई आती है ठीक उतना ही कोण बनाती हुई दूसरी तरफ परावर्तित हो जाती है। इस स्थिति में मुख्य अक्ष एक अभिलंब की तरह काम करता है। यह परावर्तन के उस मूल नियम का पालन करता है जिसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये चारों नियम मिलकर एक पहेली के टुकड़ों की तरह काम करते हैं जिन्हें जोड़कर हम किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की सही स्थिति और आकार का पता लगा सकते हैं।
अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा या छोटा, सीधा या उल्टा, वास्तविक या आभासी, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा गया है। कुल मिलाकर 6 संभावित स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो, जैसे सूरज या तारे। इस स्थिति में वस्तु से आने वाली किरणें समानांतर होती हैं और दर्पण से टकराने के बाद फोकस पर मिलती हैं। इसलिए प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ये वास्तविक, उल्टा और एक बिंदु के आकार का यानी बहुत ही छोटा होता है। डॉक्टर इसी सिद्धांत का उपयोग करके कान या गले के अंदर रोशनी को केंद्रित करते हैं। दूसरी स्थिति में जब वस्तु को वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ये प्रतिबिंब भी वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन इसका आकार वस्तु से छोटा होता है। जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के करीब लाते हैं, प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाने लगता है और उसका आकार भी बढ़ने लगता है। ये एक दिलचस्प पैटर्न है जिसे याद रखना आसान है। वस्तु दर्पण की ओर और प्रतिबिंब दर्पण से दूर। यह संबंध हमें विभिन्न प्रकार के लेंस और दर्पणों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। तीसरी स्थिति तब आती है जब वस्तु को ठीक वक्रता केंद्र पर ही रख दिया जाए। यह एक बहुत ही विशेष स्थिति है। इस मामले में प्रतिबिंब भी ठीक वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इस प्रतिबिंब की खासियत यह होती है कि यह वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बिल्कुल बराबर आकार का होता है, न छोटा न बड़ा, एकदम समान। इस गुण का उपयोग कुछ ऑप्टिकल उपकरणों में किया जाता है जहां वस्तु के समान आकार की छवि की आवश्यकता होती है। ये स्थिति दर्पण की समरूपता को दर्शाती है, जो भौतिकी में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब हम वस्तु को और करीब लाते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन अब इसका आकार वस्तु से बड़ा हो जाता है। जब वस्तु को ठीक फोकस पर रखा जाता है तो परावर्तित किरणें समानांतर हो जाती हैं और कभी नहीं मिलती। इसलिए हम कहते हैं कि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अंत में सबसे अनोखी स्थिति तब आती है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। केवल इसी एक स्थिति में अवतल दर्पण एक सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। शेविंग मिरर और मेकअप मिरर इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। अवतल दर्पण केवल भौतिकी की किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी इनका व्यापक रूप से उपयोग होता है। इनका सबसे आम और जाना पहचाना उदाहरण टॉर्च, हेडलाइट्स और सर्चलाइट्स में देखने को मिलता है। इन उपकरणों में प्रकाश के स्रोत यानी छोटे बल्ब को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है। जैसा कि हमने नियमों में पढ़ा, फोकस से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद समानांतर हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमें प्रकाश की एक शक्तिशाली और सीधी किरण पुंज मिलती है जो बहुत दूर तक जाती है। यह गुण रात में दूर तक देखने या किसी विशेष क्षेत्र को रोशन करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग दंत चिकित्सा और कान नाक गला विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। डॉक्टर एक छोटे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं जिसे वे अपने सिर पर पहनते हैं या हाथ में रखते हैं। यह दर्पण दूर से आ रही रोशनी को रोगी के मुंह, कान या गले के अंदर एक छोटे से क्षेत्र पर केंद्रित करता है। इससे वह हिस्सा अच्छी तरह से रोशन हो जाता है और डॉक्टर को अंदरूनी अंगों की जांच करने में आसानी होती है। यहाँ दर्पण का अभिसारी गुण काम आता है, जो प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा करके उस जगह को चमका देता है, जिससे निदान सटीक हो पाता है। शेविंग मिरर या मेकअप मिरर के रूप में भी अवतल दर्पण बहुत लोकप्रिय है। इन दर्पणों की फोकस दूरी अधिक होती है। जब कोई व्यक्ति अपना चेहरा दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखता है तो उसे अपने चेहरे का एक बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। चेहरे का यह आवर्धित दृश्य शेविंग करने या मेकअप लगाने जैसे बारीक कामों को बहुत आसान बना देता है, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज साफ और बड़ी नजर आती है। यह अवतल दर्पण का एकमात्र उपयोग है जहां हमें एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब मिलता है, जो इसे व्यक्तिगत देखभाल के लिए आदर्श बनाता है। इसके अलावा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी अवतल दर्पणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बड़े बड़े अवतल परावर्तकों का उपयोग सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किया जाता है, जिसे सोलर कुकर या सोलर फर्नेस कहते हैं। इस बिंदु पर अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग खाना पकाने, पानी गर्म करने या भाप बनाकर बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार एक साधारण सा दिखने वाला घुमावदार दर्पण गाड़ियों की हेडलाइट से लेकर विशाल सौर ऊर्जा संयंत्रों तक हर जगह अपनी उपयोगिता साबित करता है और विज्ञान के सिद्धांतों को हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनाता है।